नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परमीश। भ्रष्टाचार मामले में फंसी गांधी फैमिली की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल दिल्ली की अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दूसरी सुनवाई हुई। इससे पहले 25 अप्रैल को कोर्ट ने सोनिया गांधी राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने ईडी से और ज्यादा मजबूत दस्तावेज लाने और खामियों को दूर करने को कहा था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली में आज और कल वक्फ को लेकर जमीयत बड़ा सम्मेलन कर रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में ओवैसी की मौजूदगी खास रहने वाली है। इस मीटिंग में वक्फ कानून पर सरकार को घेरने और देश में मुसलमानों के खिलाफ बनते माहौल पर चर्चा होगी। तो कैसे कांग्रेस की समस्याएं बढ़ने वाली हैं, क्या जमीयत का असल मकसद क्या है इस सम्मेलन में, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नेशनल हेराल्ड में जिस तरह से कोर्ट और ईडी एक्शन ले रहे हैं, उससे गांधी फैमिली की दिक्कतें और इसके साथ साथ कांग्रेस की भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती नहीं जा रही है, ऑलरेडी मुसीबत में आ गए ये लोग, मुसीबत में ऑलरेडी आ गए। ये तो हिंदुस्तान की राजनीति जो है वो बेशर्म हो गई है, राजनीति ही बेशर्म हो गई है। क्योंकि आप अर्ली 90s में एक हवाला कांड हुआ था, यही मनी लॉन्ड्रिंग, और उसमें एक डायरी में नाम आया था। जेएनयू में कोई आईएसआई का कावेरी हॉस्टल में साहबुद्दीन नाम का आदमी पकड़ा गया था, साहबुद्दीन गौरी जी। वो जेएनयू में नक्सलाइट था और मौलाना भी था और पाकिस्तान से आईएसआई से वो पैसे लेता था। उसके यहाँ लाल डायरी मिली, उसमें नाम था, नाम भी नहीं था, उसमें शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ था। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी तो उसमें लिखा हुआ था LK, फिर लिखा हुआ था MK, मदन लाल खुराना, लाल कृष्ण आडवाणी, इस तरह के बहुत लोगों के नाम थे। और जैसे ही डायरी आया सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया। सब लोगों ने कहा कि जब तक अब इस केस से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्लीन चिट नहीं मिलेगा, हम पार्लियामेंट में पैर नहीं रखेंगे। और बेशर्मों को देखिए, बेल पे बाहर है और पार्लियामेंट में जाता है, संविधान लेकर चलता है। इससे ज्यादा बेहयाई आपने देखी है। अब क्या हुआ, अब तो कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया जी। भाई चार्जेस जो है, पिछली बार बोला कि भाई और भी दमदार बनाओ। दमदार किस लिए? क्योंकि उनको मालूम है कि ये तो पूरा का पूरा सिब्बल पिब्बल, ये सिंघवी बिंघवी सारे लोग आएंगे। तो ये जो दिया गया है, अगली सुनवाई 8 तारीख को है, 8 मई को, तो उसमें बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन अभी क्या है, 3 चीजें। गिरफ्तारी का भी खतरा है, जो चार्जेस लगे हैं वो पाक साफ हैं, ये ईडी का केस है, इसमें सबूत इनको ही देना होगा। और तीसरा, जो 2-2 दिन 3-3 दिन जो पूछताछ हुई है, जो पूछताछ में इन लोगों ने जो बर्ताव किया है, उसका भी लेखा जोखा कोर्ट के सामने होगा। हालांकि ये लंबा चलेगा प्रोसेस, लेकिन एक बात तो तय है कि इतने पावरफुल लोग हैं, इतने, भाई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है ना भाई, मुख्यमंत्री इसके यहाँ हाजिरी देते हैं जी। तो इतना पावरफुल व्यक्ति है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है, तो इसको तो जेल के अंदर रख करके किया जा सकता है ना। बाहर रहेगा तो सबूतों को, गवाहों को ये इन्फ्लुएंस करेगा। तो गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। ये मुसीबत में फंसे हुए हैं कि भाई करे तो करे क्या, ये कहानी है इस केस की। बिल्कुल, तो एक बड़ी मुसीबत में गांधी परिवार पहले ही है, लेकिन जिस तरह से शशि थरूर को लेकर पार्टी में जो खींचतान है और जिस तरह से मोदी ने संकेत दिए हैं, वो क्या बता रहे हैं? देखिए, वो यही बता रहा है कि अब साउथ इंडिया से कांग्रेस का खात्मा शुरू हो चुका है। केरल में शशि थरूर अपना गुट बना रहे हैं और जिस तरह के संकेत मिले, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस लहजे में बात की है, उससे तो लगता है कि डील फाइनल है, समय का इंतजार है।
जैसे सेना को इन्होंने आदेश दिया, सब कुछ मेरे तरफ से ओके है, अब ये तय किया जाएगा कि हमारे अनुकूल समय, डेट, परिस्थिति कैसी होती है। यही उन्होंने इशारा कर दिया है कि अब कांग्रेस की मजबूरी जो बने हुए हैं शशि थरूर, मजबूरी इसलिए है क्योंकि केरल चुनाव से पहले शशि थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत कांग्रेस के नेताओं को नहीं है, राहुल गांधी को नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी या शशि थरूर के लिए यह मजबूरी नहीं बल्कि एक रणनीति है। उस मजबूरी के प्रति राजनीति कि हमको कब और कैसे कांग्रेस को ऐसा झटका देना है कि केरल के अंदर कांग्रेस का सारा सपना टूट जाए। ये राहुल गांधी ये नहीं सोचे कि सारे जो केरल के सांसद हैं, केसी वेणुगोपाल हो सकते हैं, प्रियंका वाड्रा हो सकती है, उसके अलावा जो 12-13 सांसद हैं वो सारे के सारे राहुल गांधी के इशारे पर चल रहे हैं, ऐसा है नहीं। वहां भी सांसदों का गुट अलग अलग है। और इस बार जो परिस्थितियां बनी है केरल के अंदर, जैसे वक्फ बोर्ड कानून को लेकर, वहां पर चर्चों ने सीधे तौर पर पीएम मोदी का साथ दिया। अनाउंसमेंट भी हुआ कि देखो भाई, जितने क्रिश्चियन सांसद हैं वो सारे के सारे पीएम मोदी के पक्ष में यानी वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के पक्ष में वोट करें। और इन लोगों ने उस समय व्हिप का पालन किया, कांग्रेस के जो थे कांग्रेस के साथ ही रहे। लेकिन यह तो तय है कि वो जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध होता था, क्योंकि मुस्लिमों के साथ कांग्रेस का सीधा जुड़ाव है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के गठबंधन के कारण 80% मुस्लिम वोट जाता है कांग्रेस के तरफ। और उसमें 10-20% की सेंधमारी किसी तरह से लोकल फैक्टर को देखते हुए, कैंडिडेट को देखते हुए ये कम्युनिस्ट पार्टियां करती है। और अभी जो चर्चों की भूमिका रही है कांग्रेस के खिलाफ है, मुस्लिम लीग के खिलाफ है, वहीं से लव जिहाद का बड़ा एक नेटवर्क पकड़ा गया था जिसके खिलाफ चर्चों ने अनाउंसमेंट किया था कि हिंदुओं से ज्यादा हम लोगों को खतरा है ये लव जिहाद से। तो वहां जो राजनीति की करवट बदली है, अभी राजीव चंद्रशेखर बहुत हाईलाइटेड नहीं है, बहुत कुछ बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन संगठन को बहुत मजबूत कर चुके हैं। और इस बीच शशि थरूर, जिनके बारे में पीएम मोदी बोल रहे हैं और जो तरीके अपना रहे हैं, इसका मतलब है पहला ये तो झटका शशि थरूर केरल चुनाव से कुछ पहले देंगे। और अकेले नहीं, कांग्रेस के कई और नेताओं को, उसमें सांसद विधायक भी हो सकते हैं, ये सारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्लानिंग है। शशि थरूर नेशनल लेवल पर कोई बड़े कंपेनर नहीं है, लेकिन केरल के बड़े चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी स्टार कंपेनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। और आगे इनडायरेक्टली सीएम फेस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं हो सकता। तो कांग्रेस के भी कई सपोर्टर जो नाराज हैं, जो हिंदू नाराज हैं केरल में कांग्रेस के रवैये, राहुल गांधी के रवैये से, और वो शशि थरूर के साथ आ सकते हैं। नायर सर्विस सोसाइटी, एजवा संघ, ये सारे जो हिंदू के संगठन हैं वो भी धीरे धीरे इधर की तरफ आ रहे हैं। इसलिए पिनराई विजयन सबको जाके जी हुजूरी कर रहा है, नतीजन के पास गया कि नहीं भाई, आप मल्लपुरम की बात करके ऐसा मत कीजिए कि सारे मुसलमान अगर वहां पर कांग्रेस के साथ हैं तो हिंदू भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए, हम ऐसे ही बीच में रह जाए। तो ये जो केरल की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें शशि थरूर एक बड़ा फैक्टर है। और आगे कर्नाटक की पॉलिटिक्स में डीके शिव कुमार देख रहे हैं, नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है। नेशनल हेराल्ड में डीके शिव कुमार और डीके सुरेश, ये दोनों की भूमिका है। और इन दोनों ने पैसे दिए हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी के उस कंपनी को 20-20 लाख रुपए का। इनके घरों पर छापेमारी हुई दिल्ली के अंदर, 5 करोड़ कैश मिले थे। इस आधार पर आपने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को किस आधार पर डोनेशन दिया है? तो ये पूरा चक्र जो चल रहा है, साउथ इंडिया से भी ऐसी स्थिति कांग्रेस के सामने आएगी जैसे अभी नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तो आने वाले वक्त में भी कांग्रेस को कई झटके लगने वाले हैं। लेकिन इस बीच वक्फ ने एक सम्मेलन, यहाँ पर वक्फ के खिलाफ जो सम्मेलन बुलाया है जमीयत ने, उसका असल मकसद क्या है? देखिए, पाकिस्तान के साथ हम युद्ध के मुहाने पे हैं। बिल्कुल। और आप इस देश के अंदर इस तरह का मजमा लगाएंगे तो कल कोई ये कहे कि जमीयत उलमा हिंद पाकिस्तान को कवर फायर दे रहा है तो कोई गलत कहेगा क्या? कोई गलत कहेगा? जब कांग्रेसी सिद्धरमैया कोई बयान दे देते हैं, कांग्रेस के दूसरे लीडर कोई बयान दे देते हैं,
तो उनके ऊपर आरोप लगता है ना कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद वो तो ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा कि आगे पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए, जिहादियों के साथ खड़े होने के लिए। क्यों? कनेक्शन ये भी समझ लीजिए, ये जमीयत उलमा हिंद ये देवबंदी मुसलमान है, इट्स अ डिफरेंट स्कूल। और इसी स्कूल का स्टूडेंट है ये लश्कर तोयबा। ये सारे लोग देवबंदी ही हैं, ये तालिबान, ये वही किताब पढ़ते हैं जो यहां देवबंद में पढ़ाया जाता है। तो आपने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? भाई इसको टाला भी जा सकता है, टाला नहीं जा सकता। क्यों नहीं टाला जा सकता? क्योंकि ये मदनी को मुसलमानों की नहीं पड़ी है, इसकी गर्दन अटकी हुई है कि इसके हाथ से नए कानून की वजह से अरबों खरबों की जायदाद निकल जा रही है। हमारे घर से मेरा माल छिन जाएगा, वो माल उसका नहीं है, वो गरीब मुसलमानों की ज़मीन है, वो वक्फ की ज़मीन, वक्फ की प्रॉपर्टी गरीब मुसलमानों के बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना है, जिसके ऊपर ये मदनी कब्जा करके बैठा हुआ है। तो एक पंथ दो काज, अपने सहोदरों को जो उस पार से आतंक फैलाते हैं उसको कवर फायरिंग भी दे दी जाए और अपना माल भी बचाया जाए। लेकिन उस जलसे के अंदर कहीं से कोई उल्टी पुल्टी बातें हो गई, जिस तरह के आए दिन मौलवी मौलाना बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये देश में ये अशांति फैलाने की एक कोशिश होगी, ये साजिश हो सकती है। तो ये मुझे लगता है कि दिस वाज अवॉइडेबल, वो भी इस जंक्चर पे जहां हिंदुओं को टारगेट करके जिहादी मार रहे हैं, वो जिहादी जो आपके स्कूल के द्वारा पढ़ाए लिखाए गए हैं, दे फॉलो द सेम थिंग। तो ऐसे में आपको अवॉइड करना चाहिए था, आपने अवॉइड नहीं किया। आपने अवॉइड नहीं किया तो इसका मतलब है कि यू आर परसुइंग सम काइंड ऑफ नेफेरियस डिजाइन, और इसका इलाज, इसका जवाब सरकार को भी देना चाहिए कि क्यों आपने इस तरह के जलसे के लिए अनुमति आप दे रहे हो। बिल्कुल, जमीयत का ये जो जलसा हो रहा है उसमें ओवैसी की भी मौजूदगी है, जो अभी तक पहलगाम को लेकर जो सपोर्ट कर रहे थे कि एक तरह से सरकार के साथ खड़े थे। क्या उनका भी एक दोहरा रवैया और दोहरा चरित्र सामने आएगा? देखिए, बैकफुट पर तो ये लोग है, लेकिन अपना मुद्दा कैसे छोड़ सकता है? 5 तारीख को सुनवाई भी तो है सुप्रीम कोर्ट में, और ये लोग बैकफुट पर ऐसे आ गया। ओवैसी आजकल चिल्ला कह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई, कठोर कार्रवाई, इस बार घुसेंगे तो वापस नहीं आएंगे, वही चिपक कर बैठ जाएंगे। मतलब हम भी जाकर पाकिस्तान के उन इलाकों पर चिपक कर बैठ जाएं और फिर उन लोगों को मैनेज करें जो पाकिस्तान को बर्बाद करके रखा हुआ है। ये तो सुधरने वाले नहीं हैं। तो हमें तो पाकिस्तान से बदला लेना है और उन जगहों पर जाकर नहीं बैठना जहां पर ये कभी सुधर ही नहीं सकते। हमें तो लगता है इन जिहादियों को पहले पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, वहीं रहकर ये लोग तय करें कि हम लोग कैसे मजहबी शिक्षा दे सकते हैं, मजहबी काम कर सकते हैं। खैर, इन लोगों की स्थिति यही है कि आज बैकफुट पर है। आज ओवैसी यही बात बोलेगा। 3 तारीख 4 तारीख को 2 दिन के ये बैठक बुलाया है जमीयत उलेमा हिंद ने। आज ये लीड कर रहा है, पहले तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये लीड करने वाला था, और उस समय कहा कि 180 मुस्लिम तंजीम हमारे साथ खड़ा है, और आज जमीयत उलेमा हिंद वाला आ गया, मदनी के नेतृत्व में चल रहा है। इसमें ओवैसी को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे प्रखर प्रवक्ता आजकल वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर और मुसलमानों के मुद्दे पर ओवैसी को ही माना जाता है। ये मौलानाओं को कोई सुनता नहीं तो ओवैसी जहर उगलता है और उसको सुनने के लिए अंतिम तक बैठे रहते हैं। पिछली बार ताल कटोरा में भी यही हुआ। ओवैसी गए और उसके बाद कहे कि नहीं हम तो आधा घंटा के अंदर निकल जाएंगे। सबने जबरदस्ती बिठाया कि अगर आपने भाषण शुरू की तो उसके बाद आपके खत्म होने के बाद कोई बचेगा नहीं, सब भाग जाएगा। और इसलिए ओवैसी को बैठना पड़ा 3 साढ़े 3 घंटा। ये खबर थी, ये बताया गया कि ओवैसी वहां बैठा और
जब उसने भाषण दी उसके बाद वो चला गया तो उसके बाद सारे लोग भी चले गए, मंच पर ही बैठे हुए थे ये लोग। तो जो स्थितियां इन लोगों ने पैदा की है ऐसे समय में, आज पहलगांव पर चर्चा की बात, मुसलमानों पर उठ रहे सवालों की चर्चा, ये सारे चर्चा हैं, केवल वक्फ बोर्ड की बात नहीं है, ये सारे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ताल कटोरा स्टेडियम में ये चर्चा हुई थी। उस समय इन लोगों ने एक शब्द बोला था कि इसी प्रोटेस्ट के कारण मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को मारा गया, उसके घर जलाए गए। तो इसका मतलब है कि ऐसे समय में, इस माहौल में हिंदुस्तान का मुसलमान सवाल के घेरे में है, क्योंकि जो पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से दोनों देशों के टेररिस्ट शामिल था जो हिंदुओं को पहलगांव में मारा गया। यह सिर्फ पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं था, हिंदुस्तान का यानी कश्मीर का भी दो था। तो ये दोनों देशों के मुस्लिम संगठन के मुस्लिम जिहादियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। तो आपको तो आवाज उठानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि आप पर सवाल क्यों नहीं किया जाए, आप पर शक क्यों नहीं किया जाए। तो इसलिए आज पहलगांव की चर्चा भी करेंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात फिर से करना शुरू कर देगा, क्योंकि सेंटीमेंट तो आजकल अलग हो चुका है। लेकिन मेन इसका मकसद है कि 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट पर कुछ तो प्रेशर डालें। एफिडेविट दिया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट के जज परेशान हैं कि भाई अंतरिम आदेश तो नहीं दे सकते, करेंगे क्या। और जस्टिस संजीव खन्ना की विदाई होने वाली है, 14 तारीख को BR गवई आएंगे। और BR गवई ये बंगाल के मामले में खुद ही कह चुके हैं, भाई हमारे ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर दबाव है और हमारे ऊपर दबाव है कि आप सरकार के कामों में हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए हम कोई निर्देश जारी नहीं करेंगे। तो ऐसे में निर्देश जारी कौन करेगा। तो वक्फ बोर्ड पर ये सारे वक्फ गैंग के लोग ऐसे घिर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद खत्म हो गई है। अब सड़कों पर हंगामा करने की कोशिश है कि किसी तरीके से सरकार कुछ छूट दे दे, कुछ समय के लिए छूट दे दे, ताकि अवैध तरीके से जो हम कब्जा किए हुए हैं मुगल इरा की प्रॉपर्टी, वो सब पर सरकार तत्काल दावेदारी न कर सके। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश की सियासत में हाशिए पर आई कांग्रेस की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं। नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार बुरी तरह से कानूनी शिकंजे में है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता भी बुरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। वहीं वक्त पर जमीयत का विरोध और लामबंदी क्या रंग लाती है, ये तो वक्त बताएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।